राही तैयार होकर जैसे ही बाहर आती है, उसे माही मिलती है। वह मुस्कुराकर माही को बताती है कि मोटी बा ने उन्हें वट सावित्री का व्रत रखने के लिए कहा है। लेकिन माही पूजा की तैयारियों को देखकर अचानक भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा होता है। तभी ख्याति तेज कदमों से आती है और बिना कुछ सोचे समझे राही पर बरस पड़ती है। उसका गुस्सा मानो राही को चीर देता है। वह राही पर आरोप लगाती है कि वह जानबूझकर माही को चोट पहुंचा रही है। ख्याति की आंखों में आंसू नहीं लेकिन तीखी जलन होती है जब वह कहती है कि राही और परी ने तो जैसे सिर्फ माही को जलाने के लिए ही सज-धज कर आने की कसम खा रखी हो। वह व्यंग्य में तंज कसती है कि कुछ दिन पहले तक तो राही अपना बर्थडे धूमधाम से मना रही थी और अब इतनी पूजा पाठ वाली बन गई है जैसे कोई बड़ी साध्वी हो। वह कहती है कि अटेंशन सीकिंग की भी कोई हद होती है और आखिर में तो वह यह तक कह देती है कि राही की मां ने इस बेचारी माही को जीते जी मार दिया और अब राही भी उसे सांस नहीं लेने दे रही। राही यह सुनकर अंदर तक टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खामोश होकर अपने आंसुओं को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन ख्याति फिर भी नहीं रुकती। वह कहती है कि अब यह रोने का नया नाटक शुरू हो गया है, जैसे मैं ही सबसे बड़ी खलनायिका हूं और तुम सब देवी स्वरूपा। मीता को यह बर्दाश्त नहीं होता। वह बीच में आकर ख्याति को शांत करने की कोशिश करती है। मीता कहती है कि पूजा के लिए सजना भी अब गुनाह हो गया है क्या? क्या हम अपने दुखों में भी खुश रहने की कोशिश नहीं कर सकते? वह स्पष्ट करती है कि हम सबको माही के लिए दुख है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी जिंदगी जीना ही छोड़ दें। तभी माही खुद गुस्से में बोल पड़ती है कि उसे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। जो करना है करो, लेकिन मेरे बारे में किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। फिर वह तड़पते हुए कहती है कि जिसने मेरा कन्यादान किया था उसी ने मुझे विधवा बना दिया। उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी चीख जैसे सबका दिल चीर देती है। माही रोते हुए वहां से चली जाती है। उसके पीछे ख्याति भी चुपचाप चली जाती है। राही की आंखें भर आती हैं। वह मीता की ओर देखती है जो उसे चुपचाप गले लगाकर सांत्वना देती है। राही खुद को संभालती है और मीता और परी से कहती है कि वे मंदिर जाकर पूजा करें। इसी बीच अनुपमा, जो काम ढूंढने के लिए बाहर निकली होती है, रास्ते में कुछ महिलाओं को वट सावित्री की पूजा करते हुए देखती है। पूजा का दृश्य देखकर वह अनुज की यादों में खो जाती है। तभी एक कपल पर उसकी नजर जाती है जो एक दूसरे की तस्वीरें ले रहा होता है। वह व्यक्ति नीलेश होता है जो अपनी पत्नी की तस्वीर ले रहा होता है। अचानक नीलेश की हालत बिगड़ती है और वह जमीन पर गिर जाता है। उसकी पत्नी चिल्लाने लगती है। सभी औरतें भागती हैं, कोई पानी लाने दौड़ती है तो कोई एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। अनुपमा भी घबरा जाती है, लेकिन तभी उसे डॉक्टर द्वारा सिखाया गया सीपीआर याद आता है। बिना समय गवाए वह नीलेश के पास जाती है और उसे सीपीआर देना शुरू करती है। कुछ ही देर में नीलेश को होश आ जाता है। लोग राहत की सांस लेते हैं। अनुपमा खुद नीलेश को हॉस्पिटल लेकर जाती है और रास्ते में वह राही की कड़वी बातें याद करके उदास हो जाती है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि नीलेश को कुछ न हो। जब वह हॉस्पिटल से लौट रही होती है, तभी पीछे से नीलेश की पत्नी उसे आवाज लगाती है। अनुपमा चौंक जाती है और डर जाती है कि कहीं कुछ गलत न हो, लेकिन नीलेश की पत्नी दौड़ती हुई आती है और उसे गले लगाकर कहती है कि आपने मेरे पति की जान बचा ली। वह भावुक होकर कहती है कि आपने समय रहते सीपीआर दिया और हॉस्पिटल तक लाई, नहीं तो मेरा सिंदूर उजड़ जाता। अनुपमा की आंखों में राहत के आंसू छलक उठते हैं। उधर राही और प्रेम मंदिर में एक दूसरे का व्रत तुड़वाते हैं और प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। प्रेम मुस्कुराते हुए राही से कहता है कि तुम्हारे व्रत की शक्ति ने मुझे बहुत खुशी दी है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। राही हल्के से मुस्कुराकर कहती है कि बस इतना कि चाहे तुम कितने भी बिजी हो जाओ, हमारे प्यार में कभी दूरी ना आए। प्रेम उसका हाथ थामते हुए सहमति जताता है। वहीं दूसरी ओर परी राजा से पूछती है कि उसने व्रत क्यों रखा जब उसे एसिडिटी हो रही थी। वह मजाक करती है कि अगर मैं व्रत रखती तो मुझे तो कुछ भी नहीं होता,
लेकिन तुम। राजा हंसते हुए कहता है कि प्लीज अब फिर से अपने वजन की बातें मत शुरू कर देना। वह मुस्कुराकर कहता है कि मैंने व्रत इसलिए रखा है क्योंकि मैं हर जन्म में तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। प्रेम और राही, परी और राजा की यह प्यारी नोकझोंक देखकर मुस्कुरा उठते हैं। परी राही से कहती है कि राजा के लिए वैसा ही काढ़ा बना दो जैसा अनुपमा बनाया करती थी। राही और प्रेम यह सुनकर थोड़े चौंकते हैं, लेकिन फिर तुरंत खुद को सामान्य कर लेते हैं। प्रेम राजा से कहता है कि तुम ठंडा दूध पियो, वो ठीक रहेगा। राही भी सहमति में सिर हिलाती है। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। माही दूर से चुपचाप यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों में दर्द होता है, पर वह कुछ नहीं कहती। ख्याति धीरे से उसके पास आती है और उसे थाम लेती है, लेकिन माही कुछ नहीं बोलती। राही का दिल टूटने लगता है। वह माही की पीड़ा को महसूस करती है और प्रेम से कहती है कि वह माही के लिए बहुत बुरा महसूस कर रही है। प्रेम धीरे से उसका हाथ थामता है और उसे समझाता है कि जो हुआ है वो बहुत दुखद था, लेकिन हर किसी का दर्द अलग होता है और सबकी जर्नी भी। वह कहता है कि माही को वक्त देना जरूरी है और एक दिन वह खुद तुम्हारे दिल की सच्चाई को समझेगी। राही चुपचाप प्रेम की बातों को सुनती है और खुद को थोड़ा संभालती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी माही के लिए दर्द साफ झलक रहा होता है। राही और प्रेम के साथ बिताए लम्हों की हल्की सी मुस्कान राही के चेहरे पर थी, लेकिन जैसे ही वह अपनी मां अनुपमा को याद करती है, एक कसक उसके दिल में उठती है। वह सोचती है कि अनुपमा की वजह से उसके कई सपने अधूरे रह गए, खासकर उसका डांस जिसे वह बचपन से ही अपना जुनून मानती थी। दिल कहता है कि उसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन दर्द यह मानने को तैयार नहीं कि उसकी उड़ान को रोकने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी मां थी। इसी बीच घर के भीतर का माहौल अचानक बदल जाता है जब जसप्रीत गुस्से से भरी हुई घर लौटती है। वह सीधा रसोई की ओर जाती है और बिस्किट के डब्बे की तलाश करने लगती है। अनुपमा बताती है कि कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने भूख लगने की शिकायत की थी, इसलिए उसने उन्हें बिस्किट खिला दिए। जसप्रीत का पारा चढ़ जाता है। वह गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि ये बिस्किट उसके थे और अनुपमा को उन्हें छूने की इजाजत किसने दी। हालांकि भारती बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन जसप्रीत उस पर भी चिल्ला पड़ती है। अनुपमा शांत भाव से माफी मांगती है, लेकिन भारती उसे ऐसा करने से रोकती है। भारती सीधे जसप्रीत से पूछती है कि आखिर उसका असली गुस्सा किस बात का है, वह यहाँ क्यों अपना झुंझलाहट निकाल रही है। तब जसप्रीत का दर्द बाहर आता है। वह बताती है कि उसका बॉस इंसेंटिव उन्हीं कर्मचारियों को देता है जो उसकी जी हुजूरी करते हैं, जबकि असली मेहनत वह खुद करती है। जसप्रीत कहती है कि वह चापलूसी नहीं कर सकती और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमी है। वह बताती है कि उसने रात दिन एक करके जिस प्रोजेक्ट पर मेहनत की, उसका श्रेय भी दूसरों को मिला और उसे सिर्फ धोखा। फिर वह कहती है कि उसकी जिंदगी में हर मोड़ पर सिर्फ धोखा ही मिला है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशन। उसकी आवाज भर्राई हुई होती है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। भारती उसकी आंखों में देखती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। अनुपमा चुपचाप उसके लिए कुछ मीठा लेकर आती है और कहती है कि मीठा खाने से दिल की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है। तभी जसप्रीत अनुपमा से पूछती है कि क्या वह आज काम पर गई थी। अनुपमा कुछ कहती इससे पहले ही जसप्रीत का फोन बजता है और वह चली जाती है। भारती फिर अनुपमा से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। अनुपमा धीरे धीरे सुबह की सारी बातें बता देती है। दूसरी ओर शाह हाउस में लीला किंजल की अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती है। बाबूजी पूछते हैं कि वह क्या ढूंढ रही है, तो लीला बताती है कि वह किंजल की पुरानी साड़ी देख रही है जो उसने कभी नहीं पहनी। बाबूजी कहते हैं कि कोई भी चीज अगर किसी के काम आ जाए तो उसमें बुराई नहीं। तभी लीला को साड़ी मिलती है, लेकिन उसी के नीचे से अचानक एक हॉस्पिटल रिपोर्ट गिरती है। रिपोर्ट पर प्रार्थना का नाम होता है, जिसे लीला उठाकर देखती है। तभी किंजल कमरे में आ जाती है और तेजी से रिपोर्ट लीला के हाथ से ले लेती है।
वह तुरंत बहाना बनाती है कि वह इस डॉक्यूमेंट को काफी समय से ढूंढ रही थी। लीला उसे धन्यवाद कहती है और चली जाती है। किंजल चैन की सांस लेती है और सोचती है कि अच्छा हुआ बा ने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, अब इस रिपोर्ट को कहाँ छुपाया जाए कि किसी के हाथ न लगे। उधर भारती और अनुपमा बैठकर जामुन खा रही होती हैं। अनुपमा पूछती है कि जसप्रीत का गुस्सा थोड़ा कम हुआ क्या। भारती सिर हिलाकर कहती है कि नहीं, वह अब भी नाराज है। अनुपमा कहती है कि अक्सर हमें अपनी ही तकलीफें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन अगर गौर करें तो हर इंसान अपने जीवन की किसी न किसी जंग से जूझ रहा होता है। भारती उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कोई दुख न हो, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी परेशानी सबके सामने जाहिर कर देते हैं और कुछ उसे अपने अंदर ही दबाकर रखते हैं, जैसे कि अनुपमा। भारती कहती है कि उसने कई बार अनुपमा से उसके अतीत के बारे में पूछा, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बताया। फिर भारती मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा हुआ आज तुम काम पर गई, वरना मेरी फ्रेंड के पति को कुछ भी हो सकता था। लेकिन कल जरूर जाना। अनुपमा उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराती है और सहमति देती है। तभी भारती अचानक कबीर जी के दोहे गुनगुनाने लगती है। अनुपमा उनकी आवाज में डूब जाती है और जैसे जैसे शब्द गूंजते हैं उसका दिल भर आता है। उसके सामने अतीत की कई घटनाएं एक के बाद एक घूम जाती हैं, अनुज, माही और राही के शब्द। वह अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। भारती घबराकर पूछती है कि क्या हुआ, तो अनुपमा बस इतना कहती है कि दिल भर आया तो आंख भर आई। वह भारती की आवाज और उसके भावों की तारीफ करती है। भारती उसे चुपचाप गले लगा लेती है और दोहे दोहराना जारी रखती है। अनुपमा उस आलिंगन में सुकून खोजती है, मानो वर्षों बाद किसी ने उसकी पीड़ा को सच में समझा हो। एपिसोड का यह भावुक क्षण वहीं खत्म होता है, लेकिन अगले दिन की कहानी एक नई चुनौती के साथ सामने आती है। मकान मालिक अचानक घर का किराया दोगुना कर देता है और जसप्रीत से साफ साफ कहता है कि या तो नया किराया दो या मकान खाली करो। जसप्रीत का चेहरा फिर गुस्से से भर जाता है। वह अनुपमा से कहती है कि अब फैसला करो, किराया या घर छोड़ना। अनुपमा एक पल को चुप रहती है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा संकल्प से भर जाता है। वह तय कर लेती है कि अब वह मनोहर जी के साथ काम करेगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वह उसी वक्त उनसे मिलने निकल पड़ती है। एपिसोड खत्म होते होते दिलों में कई सवाल छोड़ जाता है। क्या अनुपमा के जीवन में अब स्थिरता आएगी? क्या माही की नाराजगी कभी खत्म होगी? क्या राही अपने डांस के सपनों को दोबारा जिंदा कर पाएगी? इन सब के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं।